चैप्टर नंबर 11 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट्स एंड डिप्लीशन पर ये चैप्टर है। डेप्रिसिएशन पर बेसिकली फिक्स एसेट्स पर ये चैप्टर है। ठीक है, फिक्स एसेट्स की टाइप जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जी फिक्स एसेट्स क्या हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर 10 और 11 ये दो डेप्रिसिएशन पर चैप्टर है। ठीक है, 10 में जस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, एसेट की कॉस्ट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपने एक लैंड खरीदी जिसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई थी। आपने लैंड की वैल्यू की पेमेंट उसको की, फ़र्ज़ करते हैं जी 50 लाख। उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग की कॉस्ट आपने उसको पे की 4 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने उस ओल्ड बिल्डिंग को तड़वाना शुरू किया, मतलब उसको टेयर डाउन किया। तो उसको टेयर डाउन करने में आपको कॉस्ट लग गई कितनी, 50,000 पे करना पड़ गया। अब वो उससे जो मलबा आया वो बिक गया 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। उसके बाद आपने लैंडस्केपिंग करवाई, बिल्डिंग लैंड क्लियर कराई, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब ये लैंड हो गई क्लियर, इसका आपने 20,000 पे किया। अब यहाँ तक जो मैंने अभी तक बात की है ना, जितना एक्सपेंस हुआ है वो लैंड की कॉस्ट में होगा, और उसमें जो सेल हो के पैसा आया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। वो 2 लाख माइनस हो जाएगा, बाकी सारा ऐड करके लैंड की कॉस्ट आ गई। ये बात समझ आ गई। अब आपने नक्शा पास करवाया है नई बिल्डिंग का, 50,000 नक्शा पास करवाने में लग गया। अब उस बिल्डिंग को स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाने में 15 लाख लग गए। ये आपका 15,50,000 हो गया। आपने बिल्डिंग के सामने के एरिए को बेहतर करवाया, लैंड जो उसके सामने है उस पर फर्शिंग लगवाई, उस पर ग्रास लगवाया, उस पर आपने लाइटिंग्स लगवाई। अब ये जो 13,50,000 आपका लगा, ये बिल्डिंग की कॉस्ट है। ये सारी क्या है? बिल्डिंग की कॉस्ट है। अब वो जो आपने सामने लैंड को इम्प्रूव किया है, ये लैंड इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है। इसमें लैंड को छोड़ के बाकी सबकी डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में पहले हम फिक्स एसेट की टाइप डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स एसेट की यहां पर 3 टाइप है। टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। टेंजिबल, इनटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज, या इसको वेस्टिंग एसेट भी आप कहते हो। Tangible assets are those assets which has some physical existence, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, ये इसमें ये तमाम टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में या वेस्टिंग एसेट में वो एसेट्स आ जाते हैं जो कि जैसे मिनरल्स हो गया, कोल हो गया और गैसेस वगैरह हो गए, ये नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। अब इसमें ये आपको सारा क्लियर है। इनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। अच्छा, एसेट क्या होता है? एसेट को कैसे डिफाइन करोगे आप? व्हाट इज एसेट? एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, जो कि किसी कारोबार के कमाने का जरिया बने
वो एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, दोज रिसोर्सेज विच मेक्स मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, अगर देखें ये वाइट बोर्ड भी एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, लैंड एक एसेट है, फैन एक एसेट है। ठीक है, अच्छा अब हमने कभी भी बुक में फैन को रिकॉर्ड नहीं किया एज ए एसेट, कभी भी वाइट बोर्ड को रिकॉर्ड नहीं किया एज ए एसेट। ठीक है, कभी हमने अलमारी को, डोर को एज ए एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि ये एसेट है। क्यों? हर वो चीज़ जो बिल्डिंग में फिक्स हो गई है वो बिल्डिंग का पार्ट है। मूवेबल चीज़ है, फर्नीचर है, तो वो फर्नीचर का पार्ट है। ऑफिस में हर वो चीज़ जो मशीन है वो इक्विपमेंट है। ठीक है, हर वो चीज़ जो कंज्यूमेबल है वो सप्लाई है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसेट, मतलब किसी चीज़ से मुतालिक, ट्री इज एन एसेट और नॉट, आप क्या कहोगे? ट्री इज एन एसेट और नॉट? अगर हमारे पास अपने और बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसेट्स हमारे वो एसेट्स होंगे। आप जैसे आपसे पूछा जाए ट्री इज एन एसेट और नॉट, या दिस थिंग इज एन एसेट और नॉट, ट्री इज एन एसेट और नॉट, आप कहो कि किस ट्री की बात की जा रही है। मैं कहता हूँ यार अच्छा ये जो है ना, ये क्लिनिक है, क्लिनिक के बाहर जो ट्री खड़ा हुआ है, क्या वो उसका क्लिनिक का एसेट है? तो आप कहोगे नो। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार उसके गिर्द जो है वो उसने वो एक सीमेंट की वो गोलाई सी बना दी है, अब पेशेंट वहाँ बैठता है, वेट करता है, अपने नंबर पे चला जाता है, क्या वो एसेट है उस क्लिनिक के लिए? यस। जब भी किसी एसेट की बात की जाए वो किसी, अब देखिए जैसे ये दिस वाइट, ये कोट एक एसेट है, वॉच एक एसेट है, शूज़ एक एसेट है, लेकिन ये इस एकेडमी का तो नहीं है ना एसेट, मेरा पर्सनल एसेट है ना। ठीक है, तो जिस एसेट को भी डिफाइन करना है तो वो उस चीज़ के साथ, बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है तो वो उसका एसेट है। ये बात समझ आ गई? ओनर की पर्सनल थिंग्स ओनर के बिजनेस की एसेट्स नहीं होंगी। अब फिक्स एसेट्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक की मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे एक गाड़ी और दूसरा फ्यूल। गाड़ी जो है वो फिक्स एसेट है और फ्यूल जो है वो करंट एसेट है। मतलब क्या कि कुछ एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं, कुछ होते हैं जो एक साल के लिए फ़ायदा देते हैं, एक साल से कम अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं, जो कि या तो कैश होते हैं या एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कैश है, स्टॉक या इन्वेंट्री खरीदी, पैसा कहाँ चला गया? स्टॉक में, और उसके बाद उसको बेच दिया उधार, पैसा चला गया डेटर के पास, करंट एसेट ही है ना। किसी को एडवांस दे दिया, पैसा उधर चला गया। फिर उस जब इन्वेंट्री को स्टॉक उससे डेटर से पैसा आया, दोबारा कैश बन गया, दोबारा यही काम करेंगे, ये सर्कुलेशन है। हमेशा बिजनेस में पैसा हम जब लगाते हैं तो हमें फिक्स के साथ साथ करंट को भी जहन में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन वही है जो 10 लाख से बिजनेस शुरू करता है तो उसमें 4 लाख लगाने के बाद 1 से 2 साल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके साइड पे रखता है। अब वो अपने उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, अब वो फिर उसके साथ प्रॉफिट जो है वो कंपैरिजन करना शुरू करता है। अच्छा हम बात कर रहे थे फिक्स एसेट्स की, चूंकि 1 साल से ज़्यादा लाइफ है, इसमें लैंड को छोड़ के बाकी तमाम की वैल्यू में कमी होती है, और वैल्यू में जो कमी होती है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसको इनमें जो कमी होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। इनमें जो कमी होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे अमोर्टाइजेशन के नाम से। इनमें जो कमी होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे डिप्लीशन के नाम से। अब इनको पहले साल के लिए तो इनको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, बाद में इसको अकामुलेट करते जाते हैं, अगले साल के लिए कॉन्ट्रा बनाते जाते हैं, उसमें से माइनस करके एसेट्स को कम करते जाते हैं। फिर एक टाइम पीरियड के बाद या तो वो एसेट्स क्रैप में जाता है या तो वो एसेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक एस्टीमेट करते हैं लाइफ। हम अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि लैंड की हम जस्ट डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी लाइफ एस्टीमेट
नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, डिप्लीशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डिप्लीशन क्रेडिट। ये तीन जब अकामुलेटेड इनके साथ लग जाता है तो ये बन जाते हैं फिक्स एसेट के कॉन्ट्रा एसेट्स। ठीक है, अब ये जो है टेंजिबल, ये तो आपने हमें समझ आती है कि यार टेंजिबल फिक्स एसेट लैंड के छोड़ के बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, इनमें कमी कैसे आती है? मार्केट फ्लक्चुएशन, एब्सोलिसेंस, पुराना हो जाना, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ना रहना, या वेयर एंड टेयर की वजह से टूट फूट हो जाना, उससे इसमें कमी आती है। इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क, तो ये इनमें कैसे कमी आती है? ये कैसे होता है? अब ये जो पेटेंट है ये क्या चीज़ है? पहले तो कोई सीक्रेट इन्वेंशन, कोई डिज़ाइन, कोई फार्मूला जो आपने इन्वेंट किया वो आपका एसेट है। अब आपको उस फार्मूले को, या आपको अगर किसी अपनी एक फ्रेंचाइज सेल करनी है तो आपको उस फ्रेंचाइज की एक गुडविल, एक वैल्यू लगानी पड़ेगी। वो वैल्यू के अगेंस्ट, अब देखिए जैसे आपने स्कूल लेना है तो वो आपको कहेगा कि भाई 20 लाख रुपया बनता है, वो आप इतना इतना करके हमें दोगे हर साल, इतना आप हमें दोगे। अब वो 20 साल के लिए हम आपको ये फ्रेंचाइज दे रहे हैं और इतनी वैल्यू के लिए दे रहे हैं। अब 20 साल उसकी एक लाइफ एस्टीमेट होगी, जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कम होती चली जाएगी, आपका वो एसेट ख़त्म हो जाएगा, आपको वो दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। पेटेंट का लाइसेंस इसी तरह से आपको उस कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ता है, कॉपीराइट्स, हर चीज़ का आपको एक वो लाइसेंस, फिर उसकी वैल्यू में वो कमी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, उसमें जो है वो ऑयल पड़ा हुआ है, उसमें कोयला पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, वो इतने प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा, कहते हैं कि ये जी इतने प्रोडक्शन करेगा, इस गैस से इतनी प्रोडक्शन होगी। वो जैसे जैसे होती चली जाती है, यूनिट प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, वो डिप्लीट होता जाता है, वो ख़त्म होता चला जाता है। ठीक है, ये है। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो मेथड्स हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है जो ज़्यादातर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, या इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, एक जैसी रहती है। जो पहले साल डेप्रिसिएशन आएगी वही सारे सालों में आएगी। इसकी डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। स्क्रैप वैल्यू, रेजिड्यूल वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, सबका मतलब ये वो वैल्यू है जब एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, उसको हम इतने में कबाड़ में बेच देंगे। तो ये इसका फार्मूला, इससे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। दूसरा मेथड है जी इसमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, हर साल डेप्रिसिएशन इसमें क्या होती है जी, कम होती जाती है। हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। और इसमें हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, बुक वैल्यू पर पहली बार ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होगी, उसके बाद हर साल बुक वैल्यू पर चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन रिड्यूस एवरी ईयर, रिड्यूस होती चली जाएगी। फार्मूला क्या है इसका निकालेंगे डेप्रिसिएशन का रेट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 2, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास।
फिर हम वो अप्लाई करेंगे कॉस्ट पर। उसमें से हर मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस की जाती है, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पहले, फिर हर साल बुक वैल्यू पर। स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करते, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू इसमें बचाते हैं। इसके बाद है जी यूनिट्स आउटपुट मेथड। ये ज़्यादातर मशीनरीज पर अप्लाई होता है, प्लांट पर, मशीनरी पर। ये प्लांट जो है वो इतने टन प्रोडक्शन कर सकता है, फिर हर साल जितने टन प्रोडक्शन होती है उतनी डेप्रिसिएशन होती चली जाती है। इसका फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स यूज्ड आर प्रोड्यूस। यूनिट्स यूज्ड या प्रोड्यूस्ड। इसी के जैसा नेक्स्ट मेथड है वर्किंग आवर्स मेथड। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज्ड या आवर्स वर्कड। मतलब टोटल इतने घंटे ये मशीन जो है वो चलेगी और इस साल वो इतने घंटे चली है, तो उस लिहाज से डेप्रिसिएशन उसकी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है जी सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। इसमें देखें, पहले आप ईयर्स लिखते हो, फर्ज करते हैं ईयर है 5 1 2 3 4 5, तो इसका कर लेते हैं टोटल। कितना हो गया टोटल? 15। ये जो टोटल कर लेंगे ये बेस आ जाएगी आपकी। अब पहले साल के लिए हाईएस्ट डेप्रिसिएशन होगी 5/15, दूसरे के लिए 4/15, तीसरे साल के लिए 3/15, 2/15, 1/15। ये यूं हम डेप्रिसिएशन इसकी निकाल लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पहले साल के लिए 5/15, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब सवाल ये है कि देखिए यहाँ तो ईयर थे 5, हमने ऐसे लिखा और उसका टोटल कर लिया। अगर वो ईयर देता है 30 50 यूँ, तो फिर हम लगे रहेंगे, यही काम ही यही हो गया हमारा है। तो मतलब उसको पहले लिखेंगे सारा, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसकी बेस निकालेंगे। नहीं, अगर आपने बहुत ज़्यादा ईयर आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें 30 ईयर हैं, 30 ईयर की आपने बेस निकालनी है, 30 ईयर की बेस निकालनी है। तो बेस निकालने का तरीक़ेकार ये है, 30 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल नंबर ऑफ ईयर होंगे उसमें एक ईयर बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइड कर देना है 2 से। देखें कितना आता है, 2 से डिवाइड करने के बाद
अब 465 इसका टोटल है। अगर हम उसको लिखते तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग था। अब बेस आ गई 465। पहले साल के लिए बेस क्या बन गई 30/465, फिर 29/465, दूसरे के लिए तीसरे के लिए 27/465, चौथे के लिए। ठीक है, अब यूं हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान है, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। इसको ना पॉज करके दोबारा चला दें।